वहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के समाधान के पक्ष में अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आ गए हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर उनका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जूडा की कुछ समस्याएं हैं, सरकार और पार्टी दोनों चिंता कर रही है। वहीं जूनियर डॉक्टर्स ने कभी भी सरकार को ब्लैकमेल नहीं किया है। तो बता दें, सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच चल रही इस तकरार के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सामने आए हैं। उन्होंने बयान दिया कि जूडा की कुछ समस्याएं हैं, सरकार और पार्टी दोनों को ही उनकी समस्याओं की चिंता है और जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश सरकार करेगी। जो लोग समाज के लिए अपना सब कुछ लगा करके अपनी भूमिका निभाते हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। नए नए नौजवान हमारे साथी जो जूनियर डॉक्टर हैं, वो किस स्किल के साथ काम कर रहे हैं और रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना मैं नहीं मानता कि कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है। सारी समस्याएं आती हैं, उनकी भी कोई बातें हैं, उन बातों पर व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है चर्चा करने की ज़रूरत है। तो मैं भी सरकार भी कर रही है और हम भी जहाँ आवश्यक होगा हम भी करेंगे। पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों की मुश्किल अब बढ़ती जा रही है। जूडा के सामूहिक इस्तीफे के बाद प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच जूडा को दूसरे डॉक्टर संगठनों का साथ भी मिल रहा है। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 6वें दिन भी जारी है। जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट भी उतर आए हैं। हड़ताल का समर्थन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कर रहा है। आईएमए का कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स ने कोरोना संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी की है। आईएमए ने यहां तक कह दिया कि वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, वक्त पड़ने पर वो भी हड़ताल पर जा सकता है। इधर राजधानी भोपाल में प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सभी बर्खास्त जूनियर डॉक्टरों से हॉस्टल खाली कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही बॉन्ड की राशि यानी 30 लाख रुपए वसूलने की भी तैयारी है। सरकार से हम लगातार जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी हमें ना मुलाकात का वक्त दिया जा रहा है, ना ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है कि हम बात करेंगे। सरकार जो है वो पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश, दमनकारी नीतियां अपना रही है। हमसे हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं, हमारे ऊपर सरकार दबाव बना रही है 30 लाख रुपए का बॉन्ड भरने का। सरकार के पास पैसे नहीं और हम जूनियर डॉक्टर जो छात्र हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। 30 लाख रुपए का बॉन्ड हमसे मांगा जा रहा है। सरकार से यदि बातचीत में कोई हल नहीं निकलता तो अगला स्टैंड क्या आपका सुप्रीम कोर्ट का होगा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी है हमारी और हम अपना स्टैंड रखते हैं। हमने बहुत मेहनत करी है कोविड में, जो हमारा फील्ड नहीं था, एक पैरेलल सिस्टम नहीं था हेल्थ केयर का, तो हम बच्चों को एज अ ढाल यूज़ किया सरकार ने कोविड में काम करने के लिए, और अब हम उसके अपनी जायज़ मांगे मांग रहे हैं और उनको सुननी चाहिए हमारी बात। जूडा की हड़ताल पर गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला चिंतित नहीं हैं। उनके मुताबिक विभाग के पास पर्याप्त डॉक्टर मौजूद हैं। उनके ट्रेनी डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं कोविड मैनेजमेंट की, वो भी हमारे पास हैं। तो हमारे पास अमला तो पर्याप्त है, हमारे सीनियर रेसिडेंट्स पूरे काम पर हैं, तो हमारे पास अभी पर्याप्त अमला है जो काम अस्पताल का कार्य पूरा सुचारू रूप से जारी रहेगा। 28 डॉक्टर्स हैं करीब वो जिनका हमने इस्तीफा स्वीकृत करने का लिखा है, लेकिन उनको बॉन्ड मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उनको हॉस्टल खाली करने का भी, जब वो इस्तीफा दे चुके हैं तो फिर हॉस्टल भी उनको खाली करना पड़ेगा। जूडा की हड़ताल का बुरा असर जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले मरीजों पर भी दिख रहा है। मरीज परेशान हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पी.के. कसार शासन के निर्देशों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं जुटाने का दावा कर रहे हैं। मेडिकल टीचर्स की ड्यूटी भी मरीजों के इलाज में लगा दी गई है। लोगों ने जो व्यवस्था जो की है, उसमें जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट के डॉक्टर्स हैं, उन सबकी ड्यूटी कोविड वार्ड में, म्यूकर वार्ड में, पोस्ट कोविड वार्ड में और अन्य नॉन कोविड वार्ड में लगाई है। इस प्रकार हम अपनी व्यवस्था बना रखने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी सुबह जब मैंने देखा था कि इन वार्डों में हमारे सीनियर चिकित्सक जो हैं वो कार्य कर रहे थे। इसके अलावा हमारे पास में कुछ जूनियर रेसिडेंट भी हैं, सीनियर रेसिडेंट भी है, मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, इनकी ड्यूटी भी हमने लगाई हुई है। मामले में हाई कोर्ट भी अपना रुख साफ कर चुका है। जूडा की हड़ताल को हाई कोर्ट ने अवैधानिक कहकर फौरन काम पर लौटने को कहा था। हाई कोर्ट के फैसले को जूडा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की भी तैयारी कर रहा है। पूरे मामले में उठापटक ये बता रही है कि लड़ाई छोटी और जल्द खत्म होने वाली नहीं है। भोपाल से आकर्ष शर्मा के साथ जबलपुर से अमित सोनी की रिपोर्ट।
इधर इंदौर में वैक्सीनेशन सेंटर पर जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। इंदौर के सदर बाजार इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने जन्मदिन मनाया था। अब इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने सवाल खड़े करते हुए इंदौर प्रशासन को फूलछाप बताया। पुलिस के साथ नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। सेंटर के अंदर अपना जन्मदिन मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बुरी बात कोई और हो नहीं सकती है। और ये कमल छाप प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। मुझे भी जानकारी लगी है, अभी मैंने वो वीडियो तो नहीं देखा है, मगर कुछ पत्रकार साथियों के द्वारा और कुछ अन्य लोगों के द्वारा जानकारी लगी है कि इस तरह का कोई वैक्सीनेशन सेंटर पे जन्मदिन मनाया गया है। मैं इसकी जांच करता हूं और अगर ऐसा सही पाया गया तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जो भी हमें संगठन स्तर पे जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। ऐसे स्थान पर जहां पर लोगों को विश्राम करना था टीका लगाने के पश्चात, ऐसे स्थान पर न सिर्फ केक काट रहे थे बल्कि इसके पश्चात कुछ हुड़दंग भी मचाई होगी, कुछ हल्ला गुल्ला भी किया होगा। ये सारी चीज़ें मैं अभी कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ला रहा हूँ। और चूँकि हमारे एएनएम काम कर रही थी, इसलिए एएनएम पे तो नहीं, परंतु जो संचालिका हैं और जो अपना जन्मदिन मना रही थी उन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई के लिए मैं अनुशंसा कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं खंडवा से खबर, जहां सोयाबीन का नकली और अमानक बीज बेचने के मामले में एक बीज कंपनी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। कृषि मंत्री ने नकली बीज बेचने वाली इन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे। बता दें कि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर इंदौर और भोपाल के कृषि और बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों ने खंडवा में सोयाबीन के बीज बनाने वाली कई कंपनियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। सूचना मिली थी कि खंडवा जिले में नकली बीज के नकली टैग बनाए जा रहे हैं, पैकिंग की जा रही है और बेचने की तैयारी है। मैंने तत्काल इंदौर से एक टीम भेजी संभागी और उन्होंने खंडवा में 3 कंपनियों के छापामार कार्रवाई की। वहाँ नकली टैग भरते हुए और बड़े पैमाने पे मिले हैं। जब मुझे सूचना मिली तो मैंने फिर मोबाइल लगाकर उनको फटकार लगाई, मौके पे भेजा और फिर पंचनामा बनाया और उसके बाद उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैंने कहा सीधे एफआईआर कराई जाए कंपनियों के खिलाफ और दोषी जो भी हमारे अधिकारी भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और श्री बड़ोले के द्वारा जारी ही नहीं किए गए थे और उसमें जो है फर्जी सिग्नेचर करके उसको किसानों को धोखाधड़ी करने की चेष्टा करने की कोशिश करी उस फर्म के द्वारा। और जब ये पूरी तरह से हमें पूरी पुष्टि हो गई और उसकी पूरी जांच हमारे द्वारा उसकी पूरी कर ली गई, पूरा रिकॉर्ड हमने उसका बीज प्रमाणीकरण के द्वारा जो रिकॉर्ड हमने ऑफिस से बुलवा करके उसका वो किया और उसके बाद जब ये पूरी पुष्टि हो गई तदनुसार उसके बाद हमने इसकी एफआईआर दर्ज करा ली। ये कल थाना पदम नगर में जो नकली सोयाबीन का जो लॉट होता है उसके जो सीरियल नंबर है जो नकली जारी उसका सीक्वेंस पाया गया, जिसपे जो कृषि विकास अधिकारी संतोष कुमार पागीदार उन्होंने एक शिकायत आवेदन थाना पदम नगर में दिया और उसके जांच के उपरांत उस पर एफआईआर थाना पदम नगर में कायम गई। ये धारा 420 धोखाधड़ी से संबंधित और 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम इसकी इस पर कायमी की गई है। ये प्रगति एग्रो सर्विसेज है जिसके जो प्रोप्राइटर है संजय जैन, उसको इसमें आरोपी बनाया गया। बिल्कुल ये किसानों के जो धोखाधड़ी से संबंधित मामला है तो इसको जांच में लिया जाकर आगे भी ऐसी एनएसए और ऐसी कार्रवाई करने की पूरी संभावना है। छतरपुर के बक्सवाहा वन क्षेत्र की 364 हेक्टेयर जमीन हीरों की खान कही जाती है। सरकार ने हीरा खनन के लिए इसे एक निजी कंपनी को सौंप दिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले को एनजीटी भोपाल में चुनौती दी गई है। जबलपुर निवासी डॉक्टर पीजी नाजपांडे ने ये जनहित याचिका दायर की है, जिसमें हीरा खदान की अनुमति निरस्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक सरकार ने खनन की अनुमति देने से पहले सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आदेशों की अनदेखी की। जितनी वन भूमि डायवर्ट की गई है उसके दोगुना क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाया जाना जरूरी है। वहीं हीरा खदान से वहां रहने वाले करीब 8000 आदिवासियों पर पड़ने वाले असर का ध्यान नहीं रखा गया। खदान से प्राकृतिक जल स्रोतों को भी नुकसान पहुंचेगा।
एनजीटी का एक पूर्व में आदेश है कि आप जितनी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट कर रहे हैं उसके दुगनी लैंड पर आपको फॉरेस्टेशन, जिसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन, करना चाहिए। लेकिन कलेक्टर छतरपुर ने क्या किया है कि मात्र 382 हेक्टेयर लैंड को उन्होंने अलॉट कर दी कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप लैंड डाइवर्ट करेंगे खदानों के लिए, तो उस लैंड डाइवर्ट होने के बाद उस जंगल में लगभग 8,000 फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जिसको जंगल में बसने वाले लोग 20 गांव के हैं, उनके वनाधिकार का क्या होगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। चलिए इंदौर का रुख कर लेते हैं, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 30 लाख रुपए जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि एक्टिवा सवार युवकों के पास से 10 लाख की राशि बरामद हुई है। वहीं पूछताछ में दोनों ही युवक नहीं बता पाए, पैसों का हिसाब और दस्तावेज भी नहीं दिखा पाए। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना भी दे दी गई है। विजयनगर चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी और इस दौरान एक्टिवा सवार युवकों के पास से 30 लाख रुपए की राशि बरामद हुई है। तो दोनों ही युवक राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विजयनगर पुलिस इन युवकों से लगातार पूछताछ कर रही है। भोपाल पुलिस ने एक ऐसे मनचले को पकड़ा है जिसने एक छात्रा से बदला लेने के लिए उसका मोबाइल नंबर और प्रोफाइल सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद छात्रा के नंबर पर आपत्तिजनक मैसेज आने लगे। फोन पर लोग उससे अश्लील बातें करने लगे। परेशान छात्रा ने इसकी शिकायत पुलिस की साइबर सेल में की है। पुलिस ने आरोपी अमित को पकड़ा, जो विदिशा का रहने वाला है। जब छात्रा से उसका आमना सामना कराया गया तो उसने उसे पहचान लिया। दरअसल आरोपी अमित ने छात्रा की छोटी बहन से छेड़छाड़ की थी, जिस पर उसकी बड़ी बहन ने उससे जमकर फटकार लगाई थी। इसी का बदला लेने के लिए उसने इस जुर्म को अंजाम दिया। पीड़िता है, उसके फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर आरोपी ने उसको अरेस्ट किया था और उसको एज ए कॉल गर्ल पोर्ट्रे करते हुए बताया था, जिस वजह से उसको काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे और मेंटल हरासमेंट हो रहा था। इसी के चलते हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। जो ये आरोपी है, ये फरियादी जो पीड़िता है उसकी जान पहचान वाला ही है। इसने पहले भी इसको छेड़खानी करने की कोशिश करी है। इसको और इसकी छोटी बहन को भी परेशान करता था। जब इन लोगों ने इसका विरोध किया तो बदला लेने की मंशा से इसने ये कार्रवाई करी। इधर सागर में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। करीब 1 महीने पहले ही महिला रिजवाना के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से ही रिजवाना सदमे में थी और अपने पिता लियाकत के घर शाहगढ़ में रह रही थी। उसकी टीकमगढ़ निवासी साजिद से 6 साल पहले शादी हुई थी। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि पति की सड़क हादसे में मौत के वक्त रिजवाना भी उनके साथ थी। कार में आग लगने से उसके पति की जलकर मौत हुई थी। इस घटना का उसके मन मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ा था। निवासी सागर ने सूचना दर्ज कराई थी कि इनकी बहन रिजवाना ने आज सुबह 5 बजे फांसी लगा के घर में आत्महत्या कर ली, जिस पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। मौके से जांच की जा रही है। अभी तक पता चला है कि इनके पति 1 माह पहले खत्म हो गए थे। उसी कारण वो डिप्रेशन में रहती थी। संभवतः इसी कारण फांसी लगाई है। यही जांच की जा रही है। इधर सागर जिला अस्पताल में एक नर्स के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी वार्ड बॉय मैसेज कर बात करने के लिए दबाव बना रहा था। बता दें 30 मई को आरोपी ने छेड़छाड़ कर हाथ में नर्स को चोट भी पहुंचाई थी। पीड़िता ने महिला थाने में जाकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस अब जांच में जुटी है। बता दें आरोपी महेंद्र रायकवार को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दोनों पहले बालाजी हॉस्पिटल में साथ में काम करते थे। अनावेदक वार्ड बॉय है और वो नर्स के पद पर पदस्थ थी। लेकिन जब इसकी जॉब यहाँ पिली अस्पताल कोविड सेंटर में लग गई तो ये आए दिन उसको परेशान कर रहा था। और 30 तारीख को जब ये इससे बदसलूकी की इसने, और जो वहाँ का जो आम रास्ता है वहाँ पे इसको कुछ नुकीली चीज़ से उसके हाथ में मारा है। इस संबंध में फिर 354 और अन्य धाराओं के साथ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगर मालवा में महिलाओं ने एक मनचले को सबक सिखाया। बाइक सवार मनचले की जमकर पिटाई महिलाओं ने की। बता दें युवक की लात घूंसे और चप्पलों से जमकर पिटाई की गई। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महिला के साथ छेड़छाड़ कर बाइक सवार युवक भाग रहा था, जिसको
महिलाओं ने मिलकर जमकर पीटा और थप्पड़ और चप्पलों से उसकी जमकर पिटाई की। तो महिलाओं ने मनचले को सबक सिखाया। बता दें, बाइक सवार मनचला एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। सभी महिलाओं ने मिलकर मनचले की जमकर पिटाई की। बैतूल से खबर, जहां कोरोना कर्फ्यू में कैप्सूल में हीरे की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपियों से 255 नग हीरे बरामद किए गए। 31 मई को तस्करों ने छिंदवाड़ा के कारोबारी से लूट की थी। वहीं लूट के मामले के आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। तो नागपुर से लाकर दवा के कैप्सूल में ये हीरे डाल रहे थे और कोरोना कर्फ्यू के दौरान कैप्सूल में हीरे की तस्करी चल रही थी। बता दें, आरोपियों से 255 नग हीरे भी बरामद किए गए। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्येंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी इस खबर पर? देखिए शिवांगी, ये जो घटना है ये 31 मई को घटित हुई थी, जहां पर छिंदवाड़ा का एक व्यापारी है, वो जेवर खरीदने के उद्देश्य से बैतूल आया हुआ था। लेकिन चूंकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूरा बाजार बंद था और इसी दौरान वो एक दलाल के भी संपर्क में आया, जिसने उसे जेवर और हीरे खरीदने का झांसा दिया और उसे हमलापुर बुलाया गया, जहां 4 से 5 युवकों ने 5 नकली हीरे उससे बताए। चूंकि वो सराफा व्यापारी था तो उससे थोड़ी सी हीरे की परख भी थी। उन्हें 5 हीरे देख के सौदेबाजी की और जब उसे लगभग 50 से 55 हीरे दिए गए, वो नकली होने की दशा में उसने हीरे खरीदने से मना कर दिया। इस दौरान कट्टे की नोक पर उसके पास में जो नकदी थे, अन्य जेवर थे और जो सामग्री थी वो लूट ली गई थी, जिसकी शिकायत उसने की थी। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है अभी। और जिस इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि उनके पास में असली हीरे का धंधा को वो कर सके या असली हीरे कहाँ से आए। क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। कल आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, पुलिस रिमांड पर मांगा गया है उनका, और ये पता लगाया जा रहा है शिवांगी की इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं, कहीं कोई बड़ा रैकेट काम तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया सत्येंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, लूट के मामले के आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैप्सूल में हीरे की तस्करी चल रही थी। आरोपियों के पास से 255 नग हीरे भी बरामद हुए और पुलिस जांच में जुटी हुई है। इनका जो आरोपियों का जो प्लानिंग था वो लगभग 2.5 करोड़ की चपत लगाने का था, जो अलग अलग सुनारों को ये विदाउट एनी सर्टिफिकेशन जो हीरे बेच रहे थे। और अभी जो जब्त मशरूका है वो लगभग 55 से 60 लाख का है। इनका जो ट्रांजैक्शन है ये काफ़ी दिनों से चोरी के ही वारदातों में पकड़े गए हैं और लगातार छूटने के बाद भी ये उसी अपराध में लिप्त रहे हैं। और इन्होंने अपनी एक सुनियोजित गैंग बनाकर हीरे जो हैं वो नागपुर के एक जौहरी से ख़रीदे हैं। उसका भी हम लोग डिटेल अभी निकलवा रहे हैं। वहाँ तो इनका कहना है कि हमने विधिवत पैसे देके और डायमंड्स खरीदे हैं। उसकी जांच हम लोग इनसे और पूछताछ में बाहर निकल कर आएगा और इसमें आगे और इनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानपान को लेकर देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके इंदौर में अब नमकीन व्यापारियों के सामने संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अनलॉक के बाद अब नमकीन व्यापारी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका व्यापार शुरू हो सकेगा। लिहाजा नमकीन व्यापारियों ने सरकार से होम डिलीवरी की मांग की है, जिससे नमकीन उद्योग फिर से पटरी पर लौट सके। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये इंदौर शहर है जो अपनी स्वच्छता के साथ स्वाद के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का नमकीन खाने के शौकीन व्यक्तियों के लिए एक खास जगह रखता है। कभी इस शहर की दुकानों पर खाने के शौकीन व्यक्तियों की देर रात तक भीड़ लगी रहती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण काल का असर यहाँ के बाजार पर भी पड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब नमकीन उद्योग बंद पड़ा तो व्यापारी भी बेपटरी हो गए। अब शहर अनलॉक होते ही व्यापारियों को अपने व्यवसाय की चिंता सता रही है। नमकीन संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि पिछले साल करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।
वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बीच 50 दिनों में करीब 100 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। ये रेवेन्यू लॉस तो है ही, बाकी हमारे कारखानों में रखा हुआ कच्चा माल वो पेरिशेबल है। मूंगफली के दाने हैं, बेसन है, दूसरे आटे हैं, मसाले हैं, सबकी एक लाइफ होती है, तेल है, ये पूरी चीज़ें पेरिशेबल है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, ये हमें डिस्पोज करनी पड़ी। सरकार जब आज्ञा देती है कि अब से आप काम चालू कीजिए, तो हमको 5-7 दिन का समय तो व्यवस्था जमाने में लगेगा। कारीगरों को बुलाना, कच्चा माल तैयार करना, सिस्टम वापस चालू करना। तो अब जितनी देरी से आदेश आएगा उसमें और देरी हमको लगेगी काम सुचारू रूप से चालू करने के लिए। कम से कम 400 करोड़ का नुकसान है हमारी इंडस्ट्री को, क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा सेंटर है नमकीन मिठाई का। आपको बताते हैं कि इंदौर में सामान्य दिनों में नमकीन का कितना उत्पादन होता है। शहर और आसपास नमकीन उत्पादन के 2000 छोटे बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों में 125 टन नमकीन का प्रतिदिन उत्पादन किया जाता है। नमकीन की प्रत्यक्ष उत्पादन से 20,000 लोग जुड़े हैं, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख परिवार जुड़े हैं। इनमें कारीगर, मजदूर, सेल्समैन, मार्केटिंग स्टाफ, लोडिंग, परिवहन, फुटकर विक्रेता शामिल हैं। इधर जिम्मेदारों का कहना है कि शहर में धीरे धीरे व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। ऐसे में नमकीन व्यापारियों को भी जल्द ही अनुमति दी जाएगी। सुखद स्थिति मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर आया है। सरकार के साथ सबसे बड़ा सहयोग इंदौर वासियों का है, भाइयों का और बहनों का, हाँ, व्यापारी का, सबका सहयोग है। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और सकारात्मक सोच के साथ उनका काम करूंगा। जी, नमकीन एसोसिएशन है, क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन है, सराफा एसोसिएशन है, कूलर एसोसिएशन है, जूते चप्पल एसोसिएशन है, आइसक्रीम वाले हैं, तो ये सब लोग संपर्क में हैं और बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल सबका सहानुभूतिपूर्वक, हम भी चाहते हैं कि लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है। आर्थिक गतिविधियां हमें तेज़ी से चालू करना है, तो ये सब खोलना पड़ेंगे। पर दूसरी ओर ये भी है कि इंदौर जिस स्थिति से गुजरा है उसको ठीक करने में जब इनका सबका साथ रहा है, तो थोड़ा और सब्र करके हम आगे बढ़ेंगे। अनलॉक के बाद अब नमकीन उद्योग को पटरी पर लाना व्यापारियों के लिए भी एक चुनौती है। ऐसे में व्यापारी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी दुकानों की शटर खुलेंगे। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। पार्क खुलते ही पेंच नेशनल पार्क में बाघों की चहलकदमी पर्यटकों को रोमांचित कर रही है। पार्क के हर एरिया में बाघ घूमते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर्यटक भी हाथों में कैमरा लिए बाघ की फोटो निकाल रहे हैं। पार्क में जंगल सफारी के दौरान कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। तो पार्क खुलते ही पेंच नेशनल पार्क में अब बाघों की चहलकदमी पर्यटकों को रोमांचित कर रही है। पर्यटक इन बाघों की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और पार्क में जंगल सफारी के दौरान कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है।